हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं। दोस्तों बहुत सारे लोग इस चीज से सफर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास भी एक क्लाइंट है जिनके साथ सेम मामला है। दोस्तों देखिए, आपके मैट्रिमोनियल विवाद चाहे कितने भी लंबे चले, उनका एंड यही होता है कि आपका कोई ना कोई सेटलमेंट बनता है, चाहे किसी भी तरह से बने, लेकिन लास्ट में सेटलमेंट ही होता है। सेटलमेंट के बाद आप निपटारा कर लेते हैं। अब ये अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। किसी में सेटलमेंट शुरू में ही हो जाता है, किसी में मुकदमों के दौरान होता है और किसी में काफी लंबे समय तक मुकदमा चलने के बाद होता है। लेकिन दोस्तों सेटलमेंट के समय पे जो हस्बैंड साइड होती है उसको बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि उनके साथ काफी कुछ गलत हो सकता है। जैसे कि जिन क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं उनका एग्जाम्पल, उनका केस भी आपके सामने रखूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यहां पर हस्बैंड को नुकसान हो सकता है यदि वो सावधानी से नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, जब आपके बीच में सेटलमेंट बनता है तो ये सेटलमेंट बनता है कि लड़की ने अपनी तरफ से जितने भी केसेज कर रखे हैं वो सारे केसेज वो वापस ले लेगी। अब देखिए दोस्तों, 125 सीआरपीसी या डीवी का केस तो वो डायरेक्टली एक एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट में वापस ले सकती है। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही होती है आपके खिलाफ, जैसे कि 498A का केस है या ऐसा ही कोई और केस हो, तो उसमें आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं और कंडीशन ये होती है कि लड़की वहां पर जा करके अपने बयान देगी, जिससे कि आपका मामला क्वैश हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि आपके बीच में सारी शर्तें तय हो जाती हैं, अमाउंट भी तय हो जाता है कि भाई इतना पैसा आप फर्स्ट मोशन पे देंगे, इतना सेकंड मोशन पे देंगे। अब होता क्या है कि आपसे डिमांड रखी जाती है कि आपको जितना कुछ भी करना है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो तो आप फर्स्ट मोशन पे ही कर दो, यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो भी आप फर्स्ट मोशन पे कर दो और आपको जो और शर्तें उसमें लिखी गई हैं उन सबकी पालना भी फर्स्ट मोशन पे कर दो। और वाइफ की तरफ से जो शर्तें लिखी गई होती हैं वो कहते हैं कि हम इसकी पालना सेकंड मोशन के टाइम पे करेंगे या फिर फर्स्ट मोशन के बाद करेंगे। अब ये जो मामला है मेरे पास जिन क्लाइंट का, उनके केस में ये हुआ कि उन्होंने फर्स्ट मोशन कर लिया, वाइफ को कुछ अमाउंट भी दे दी और उसने कहा था कि वो क्वेश्चन के टाइम पे 498A आईपीसी का जो उनका मुकदमा चल रहा है उसमें आके हाईकोर्ट में बयान दे देगी और वो क्वैश हो जाएगा। लेकिन उसने बयान देने से मना कर दिया। अब वो फंस गए कि अब करें क्या, क्योंकि अब उनका 498A भी खत्म नहीं हो रहा है और उधर से अगर डाइवोर्स हो भी जाता है, मान लीजिए सेकंड मोशन पे वाइफ आ भी जाती है, डाइवोर्स हो भी जाता है, तब भी उनका वो केस तो चलता ही रहेगा और उसी शर्त पर उन्होंने पैसे दिए हैं और फर्स्ट मोशन पे वो कुछ पैसे भी दे चुके हैं। अगर अब वो मना करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनका जो वो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दोस्तों आप में से किसी के साथ भी आ सकती हैं और ऐसे अनेकों केस हर रोज आते हैं। तो दोस्तों आज का जो जजमेंट है आपको इसी के बारे में बताएगा। और यहां मैं आपको बता दूं, ये वीडियो दोस्तों दो पार्ट में है। ये अभी पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट बता रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी पूरी चीज आपके समझ में आएगी। सेकंड पार्ट दोस्तों दिन में 1 बजे कानूनी सोच चैनल पर लाया जाएगा। जो कानूनी सोच चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के 1 बजे आप इसके सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के लीगल वीडियोज आपकी क्वेरीज के बेस पे, आपके प्रश्नों के आधार पर मैं रोज लेकर के आता रहता हूं। अब दोस्तों पहले इस पूरे मामले के फैक्ट समझ लेते हैं। 1994 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई। इसके 1 साल के बाद उनके यहां पुत्री का जन्म हुआ और सन 2000 में दोनों पार्टियों ने अलग रहना शुरू कर दिया। अब उनके बीच जब डिफरेंस बढ़ गए तो 2001 में आपसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल कर दी। दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अलग होने का। आप आराम से एमिकेबली अलग हो जाइए, लेकिन इसमें भी यदि किसी एक पार्टी की इंटेंशन गलत हो जाती है तो दिक्कत आ जाती है और प्रॉब्लम हमेशा हस्बैंड को आती है, क्योंकि वो ही अमाउंट पे कर रहा होता है सेटलमेंट के लिए। अब दोस्तों इस मामले में सेकंड मोशन होने से जस्ट पहले वाइफ ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली और इसकी वजह से वो पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई। अब हस्बैंड ने हाई कोर्ट के समक्ष इसकी अपील करी, हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। इसके बाद हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूरे लॉ को देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बारीकी से देखता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये देखा कि आप कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक सेटल्ड लॉ ये है कि कोई भी पार्टी सेकंड मोशन से पहले, डाइवोर्स की डिक्री पास होने से जस्ट पहले तक किसी भी समय अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकती है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने का समय मिलता है आपको सेकंड मोशन के लिए, और ये 6 महीने मैक्सिमम 18 मंथ्स तक हो सकते हैं। अब इस मामले में मेन मुद्दा यह था कि जो वाइफ ने अपनी कंसेंट विड्रॉ करी है वो 18 महीने के बाद की है और 18 महीने तक दोनों पार्टीज ने कोर्ट में सेकंड मोशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। अब कोर्ट के सामने 2 प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न तो ये कि क्या 18 महीने के बाद भी अपनी कंसेंट विड्रॉ की जा सकती है, और दूसरा प्रश्न ये कि यदि एक पार्टी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेती है 18 मंथ्स के बाद, तो क्या इस केस में भी कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री पारित कर सकती है या नहीं कर सकती है।
इसके अलावा दोस्तों कोर्ट अपना माइंड भी अप्लाई कर सकती है यदि 18 महीने तक सेकंड मोशन के लिए अप्लाई नहीं किया गया है और 18 महीने के बाद अपनी कंसेंट विड्रॉ की जाती है, तो ऐसे में यदि कोर्ट उचित समझती है और सारे फैक्ट से सेटिस्फाई होती है तो वो डिवोर्स की डिक्री पास कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा तभी होगा जब कोर्ट इसके लिए सेटिस्फाई हो। इस मामले में वाइफ ने 18 महीने पूरे होने के बाद एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली और उस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी कंसेंट को वापस लिया और उसने कोर्ट को बताया कि वो मेंटल स्ट्रेस में थी जब उसने फर्स्ट मोशन के टाइम पे अपनी सहमति दी थी। अभी वो अपने और अपनी छोटी बेटी के फ्यूचर के लिए अपने पति से अलग नहीं होना चाहती है, वो उसके साथ रहना चाहती है। और पति के पक्ष से ये बात थी कि 3.5 लाख रुपए में बात तय हुई थी, जिसमें से पति ऑलरेडी फर्स्ट मोशन पे 1.5 लाख रुपए दे चुका था। तो अब यदि वो अपनी कंसेंट विड्रॉ करती है तो उस 1.5 लाख का क्या होगा, ये भी एक प्रश्न है। अब दोस्तों कोर्ट ने ये देखा कि भाई जो लेडीज है वो ये कह रही है कि मैं पहले भी साथ रहना चाहती थी, फिर मैंने मेंटल स्ट्रेस में आके दबाव में आकर के फर्स्ट मोशन पे सहमति दे दी और अभी भी वो ये कह रही है कि मैं साथ में रहना चाहती हूं, मैं एक और मौका देना चाहती हूं और बीच में हमारे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें दूर करके अपने बच्ची के भविष्य के लिए इनके साथ रहना चाहती हूं। तो ऐसे में यदि डिवोर्स की डिक्री इशू कर दी जाती है तो ये जस्टिस नहीं होगा और ऐसा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्बैंड की अपील खारिज कर दी। अब दोस्तों ये बात सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सही है कि भाई इसमें जस्टिस नहीं होगा। अगर एक पार्टी साथ रहने को कह रही है तो हम कैसे उसे म्यूचुअल डिवोर्स में डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स का तो मतलब ही होता है जहां दोनों पक्षकारों ने अलग होने के लिए अपनी फ्री कंसेंट दी हो। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी है कि हस्बैंड ने फर्स्ट मोशन पे जो शर्तें पूरी कर दी थी उसका क्या। यदि हस्बैंड ने फर्स्ट मोशन के टाइम पे कुछ पैसे दे दिए थे तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, या फिर उसने कुछ और ऐसी शर्तें पूरी कर दी थी, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दी थी या कुछ भी शर्त जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट में थी और उसने फर्स्ट मोशन के टाइम पे उसे पूरा कर दिया था, तो उसकी वापसी कैसे होगी, उसकी वसूली कैसे होगी। दोस्तों इसमें तो फिर हस्बैंड मारा गया, क्योंकि फर्स्ट मोशन के समय पे उसने जो कुछ भी किया था वो सारा उसका गया। तो इसलिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम म्यूचुअल डिवोर्स के केस में आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको एक और जजमेंट में बताने वाला हूं, जिसमें आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपने क्या करना है। और दिन में 1 बजे उस जजमेंट पर एक वीडियो आएगी कानूनी सोच चैनल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं कानूनी सोच चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर में सेकंड पार्ट के साथ कानूनी सोच चैनल पर आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।